इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी के बारे में एक ऐसी बात पता चलेगी जो ज़्यादातर आर्मी के सिपाहियों को भी पता नहीं होता। यकीन नहीं आता तो अपने पहचान के किसी सिपाही से पूछकर देख लीजिए, क्योंकि मैं पूछकर देख चुका हूँ। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि जो बात बताने जा रहा हूँ वो ब्रिटिश के ज़माने में शुरू हुआ था और अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है। तो बात यह है कि कोई गोरखा रेजिमेंट बोलता है तो वो गलत होता है, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट नहीं, गोरखा राइफल्स बोलना सही है। गोरखा राइफल्स पहले एक रेजिमेंट ही थी, लेकिन बाद में उसे राइफल्स में क्यों बदला गया इस वीडियो में आप जानेंगे। इंडियन आर्मी में जैसे सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट की यूनिट्स हैं, उसी तरह से गोरखा राइफल्स, राजपूताना राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की भी यूनिट है। तो ये रेजिमेंट के यूनिट्स में और राइफल्स के यूनिट्स में क्या क्या फ़र्क होता है, ये भी आपको आगे पता चलेगा। और आखिर में आप ये भी देखेंगे कि इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स आसाम राइफल्स, जिसे ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में गोरखाओं के साथ बनाया था, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद राइफल्स कैसे हुई। लेकिन शुरुआत में ये देख लेते हैं कि रेजिमेंट किसे कहा जाता है। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को कहा जाता है सेक्शन, जिसमें 10 सिपाही होते हैं। फिर आता है 32 सिपाहियों के साथ एक प्लाटून। उसके बाद आता है कंपनी, जिसमें लगभग 120 सिपाही होते हैं। फिर आता है बटालियन, जिसे रेजिमेंट भी कहा जाता है, और ये आर्मी का एक मेन फाइटिंग यूनिट होता है लगभग 900 सिपाहियों के साथ। और एक बटालियन को कमांड करता है एक कर्नल रैंक का ऑफिसर। और रेजिमेंट का डेफिनेशन ये है कि कोई भी आर्मी यूनिट जो एक कर्नल कमांड करता है उसे रेजिमेंट कहा जाता है। यानी कि एक बटालियन भी एक रेजिमेंट ही होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में एक कर्नल ही एक बटालियन को कमांड करता है और उस कर्नल को बटालियन कमांडर भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से गोरखा राइफल्स के बटालियंस भी रेजिमेंट्स हैं, लेकिन दूसरे रेजिमेंट से थोड़ा अलग है। इंडियन आर्मी में 7 गोरखा राइफल्स हैं। फर्स्ट गोरखा राइफल्स, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th और 11th गोरखा राइफल्स। और बीच के जो नंबर मिसिंग है वो आज़ादी के समय ब्रिटिश आर्मी के हिस्से में चले गए थे। और इन 7 गोरखा राइफल्स में 5 से 6 बटालियंस हैं, यानी हर गोरखा राइफल्स यूनिट में 5 से 6 अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। उदाहरण के रूप में 11th गोरखा राइफल्स में 6 बटालियंस हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट बटालियन ऑफ द 11th गोरखा राइफल्स, जिन्होंने करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसे लोग 1/11 गोरखा राइफल्स के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से 11th गोरखा राइफल में है 2nd बटालियन, 3rd बटालियन, 5th बटालियन, 6th बटालियन, 7th बटालियन और 107th इन्फेंट्री बटालियन। तो ये सारे बटालियंस अपने आप में रेजिमेंट्स हैं, लेकिन इन्हें राइफल्स क्यों कहा जाता है उसे जानने के लिए हमें ब्रिटिश के ज़माने में जाना होगा। उस समय जो रेजिमेंट्स हुआ करते थे उन्हें लाइन रेजिमेंट्स कहा जाता था। उनका कोई स्पेशलिस्ट रोल नहीं हुआ करता था, और इन्हें लाइन रेजिमेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक लाइन में खड़े होकर और एक दूसरे के नज़दीक रहकर लड़ते थे। आर्मी रेजिमेंट्स बहुत भारी हुआ करते थे, यानी बहुत ज़्यादा असला, बारूद, तोप, गोले वगैरह लेकर लड़ाई में जाया करते थे, जिससे उनकी मूवमेंट बहुत धीमी हुआ करती थी। और एक रेजिमेंट को लड़ाई करने के ऑर्डर मिलने से लेकर लड़ाई के मैदान तक पहुंचने में बहुत समय लग जाया करता था, क्योंकि एक रेजिमेंट पूरे ताम झाम के साथ चला करती थी। ये थी एक समस्या। दूसरी समस्या ये थी कि लड़ाई के टैक्टिक्स बदल रहे थे। पुराने ज़माने में लड़ाई आमने सामने की हुआ करती थी, जिसमें दुश्मन सामने होते थे और वो अपने हथियार चलाते थे और सामने से हम अपने हथियार उन पर चलाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लड़ाई के टैक्टिक्स भी बदलने लगे। सेना को ऐसी टुकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई जो दुश्मन को सरप्राइज करे, दुश्मन के इलाके में घुसकर पीछे से या दाहिनी ओर से या बाईं ओर से हमला करे जब सामने सामने की लड़ाई चल रही हो। और टैक्टिक्स में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब राइफल का आविष्कार हुआ। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। उस जमाने में रेजिमेंट के सिपाही इस्तेमाल किया करते थे मस्केट, जिसे हिंदी में बंदूक कहा जाता है। और ये नई राइफल मस्केट से हल्की हुआ करती थी और मस्केट के मुकाबले राइफल से ज़्यादा एक्यूरेट फायर किया जा सकता था। इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि एक टारगेट को मारना है तो 8 से 10 सिपाहियों को मस्केट से फायर करने बोला जाता था, ताकि किसी एक की तो गोली लग जाए। और तीसरा फर्क यह था कि मस्केट से 200 मीटर दूर भी शूट नहीं कर सकते थे, जबकि एक राइफल से 300 मीटर से भी ज़्यादा दूरी तक निशाना लगाया जा सकता था। लेकिन फिर समस्या ये हुई कि सेना में सारे सिपाहियों को राइफल नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि आर्मी के बजट में दूसरे हथियार भी खरीदने पड़ते थे और राइफल का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं किया जा सकता था। ये तो उस जमाने की बात है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज के ज़माने में भी इंडियन आर्मी के सिपाहियों की इंसास राइफल अपग्रेड करने की बात कितने साल पुरानी है, लेकिन अब तक सेना के सारे जवानों को आधुनिक राइफल नहीं मिले हैं।
सिर्फ फ्रंटलाइन ट्रूप्स को ही 6 और राइफल मिले हैं और 70,000 AK-203 राइफल्स का सिर्फ एक बैच ही अभी इंडियन आर्मी को मिला है। तो सोचिए उस जमाने में और कितनी दिक्कत होती उतने सारे राइफल्स को बनाने में और सारे सिपाहियों को देने में। तब ब्रिटिश आर्मी ने कुछ गिने चुने रेजिमेंट्स को राइफल देने का फैसला किया और उन रेजिमेंट्स के टाइटल को बदलकर रेजिमेंट से राइफल्स कर दिया गया। एक राइफल्स रेजिमेंट उस वक्त एक स्पेशलाइज्ड ट्रूप हुआ करती थी जिनका काम लाइन रेजिमेंट से अलग हुआ करता था। ये लड़ाई में सबसे पहले जाते थे क्योंकि ये हल्के होते थे, सिर्फ राइफल और गोलियां लेकर ही बहुत ही कम समय में लड़ाई के मैदान में उतर सकते थे। और जहां एक लाइन रेजिमेंट एक लाइन में खड़े होकर और एक दूसरे के नजदीक रहकर साथ में लड़ा करते थे, वहीं राइफल्स के सिपाही फैल कर लड़ते थे और दुश्मनों को दूर से शूट किया करते थे। और लाइन रेजिमेंट्स खुले मैदान की लड़ाई में तो ठीक थी, लेकिन जंगलों में और पहाड़ों में असरदार नहीं हुआ करती थी क्योंकि ऐसे जगहों पर दुश्मन छुपकर लड़ा करते थे और जंगलों में और पहाड़ों पर तोप और भारी हथियार ले जाना उस जमाने में ज्यादा मुश्किल होता था। तब गोरखा राइफल्स के जवान अपनी राइफल और खुकरी लेकर ही पहाड़ों और जंगलों में घुस जाते और दुश्मनों को धूल चटा देते थे। हालांकि आज एक रेजिमेंट और एक राइफल्स रेजिमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सबको राइफल्स दिए गए हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे फर्क हैं जो एक राइफल्स रेजिमेंट को एक साधारण रेजिमेंट से अलग बनाती है। और वो फर्क यह है कि राइफल्स के सिपाहियों के यूनिफॉर्म में चमकने वाले और दूर से नजर आने वाले तत्वों को हटाकर काले रंग के बैजेस और इंसिग्निया लगाए गए क्योंकि इनको छुपकर लड़ना होता था और कैमोफ्लेज मेंटेन करना पड़ता था, जबकि रेजिमेंट्स के सिपाही कलरफुल यूनिफॉर्म पहना करते थे। दूसरा फर्क यह है कि रेजिमेंट के सिपाहियों को सिपाही बोला जाता था और राइफल्स रेजिमेंट के सिपाहियों को राइफलमैन बोला जाता था और सिपाहियों के बीच एक राइफलमैन होना गर्व की बात हुआ करती थी। तीसरा फर्क यह था कि उस वक्त के राइफल्स रेजिमेंट के सिपाही परेड के दौरान 1 मिनट में 140 कदम चला करते थे, जबकि एक रेजिमेंट के सिपाही 1 मिनट में 120 कदम चला करते थे। चौथा फर्क यह था कि ड्रिल के दौरान एक राइफल्स रेजिमेंट को अटेंशन का कमांड नहीं दिया जाता था। सिर्फ उस यूनिट का नाम लेने से ही सारे राइफलमैन ऑटोमेटिकली अटेंशन की पोजीशन में आ जाते थे। ये थे राइफल्स और रेजिमेंट के बीच के फर्क और इनमें से ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए राइफल्स रेजिमेंट ने अपनी यूनिफॉर्म में बैजेस और कलर में बदलाव नहीं किए हैं। अब आखिर में देखते हैं कि असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद राइफल्स कैसे हुई। तो जैसे जैसे समय बीतता गया एक रेजिमेंट में और राइफल्स रेजिमेंट में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। तब से राइफल्स सिर्फ एक सम्मानजनक टाइटल के रूप में ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ रहे यूनिट्स को दिया जाने लगा। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान असम मिलिट्री पुलिस को गोरखा राइफल्स के साथ मिलाकर यूरोप में और मिडिल ईस्ट में लड़ाई के लिए भेजा गया। फिर 1917 में विश्व युद्ध के दौरान इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को रिकॉग्नाइज करते हुए इनके यूनिट को राइफल्स के टाइटल से सम्मानित किया गया। तब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले थी असम मिलिट्री पुलिस, वो वॉर के बाद बन गई असम राइफल्स। असम राइफल्स को असम रेजिमेंट के साथ कंफ्यूज मत करिए क्योंकि असम रेजिमेंट एक मिलिट्री यूनिट है और असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो ये थे राइफल्स यूनिट और रेजिमेंट के बीच का फर्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।